नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं डिकोड आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने अपने लास्ट आईआर की क्लास में, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर आई बटन में जाकर देख लें। हम लोगों ने पिछले आईआर की क्लास में ये डिस्कस किया था कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को दोस्तों पढ़ना कैसे है, और उसमें हम लोगों ने ये भी बात करी थी कि किस तरीके से इंडियन फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रक्चर किया जाता है। जैसे उसमें एक हिस्टोरिकल पार्ट थी, एक ओरिजिन के पार्ट था, उसके बाद उसके अंदर कुछ फिलोसॉफीज थी। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी डेवलप हो रही है फ्रॉम नेहरू एरा टू मोदी एरा। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से सेकंड स्टैंड वाज कि किस तरीके से हमारी जो नेबरहुड की पॉलिसी है वो किस तरीके से डेवलप हुई। और आखिरी का जो तीसरा एंगल है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, वो था कि इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम लोगों ने कॉन्टिनेंट वाइज और कंट्री वाइज और जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाइज जो है हम लोगों ने प्लान किया था। तो उसी लेक्चर को शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए डिकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको समझने से पहले मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। जैसे शुरुआती तौर पे फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशंस, ये जो चीजें हैं, ये किस तरीके से डेवलप हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री की थोड़ी बहुत भी आइडिया है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो उस चीज को अप्लाई यहां पे कीजिए। आप सोचिए कि किस तरीके से, मान लीजिए जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, 1939 में भारत की स्थिति क्या थी? क्या भारत 1939 में भारत था? नहीं था। वो क्या था? वो था ब्रिटिश इंडिया। अब अगर फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, तो उसका सिंपलेस्ट मतलब ये होता है कि किस तरीके से एक देश एक दूसरे देश के साथ रिलेशंस रखेगा या किसके साथ रिलेशंस नहीं रखेगा। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की इंटरेस्ट ये दोनों आपस में शेयर करते हैं। अब मान लीजिए आपको दोस्ती करनी है, आप क्लास में जाते हैं, आपके बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, क्या आप सबसे दोस्ती करते हैं? नहीं। मान लीजिए आप बहुत ही हंसमुख है, आप सबसे दोस्ती बनाए रखे हैं, लेकिन कुछ तो खास दोस्त होंगे आपके। ठीक वैसा ही है कि भारत भी जो है, अगर आप उसको एक ऐसे आइडेंटिटी, एक पर्सन की तरह देखें, तो वो भी ये सोचेगा कि किस देश के साथ उसको दोस्ती करनी चाहिए, किस दोस्त के साथ दोस्ती करने में उसको फायदा है, किसके साथ उसको नुकसान है। शायद यही फर्क है दोस्ती और इंटरनेशनल रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, हमारी जो दुनिया थी, हमारी जो पूरा वर्ल्ड था, वो किस तरीके से बटा हुआ था? दोस्तों, वो बटा हुआ था कि एक एंटायर ग्रुप जीता था और एक एंटायर ग्रुप हारा था। तो दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बट चुकी थी। एक कि कैपिटलिज्म मॉडल की तरफ बढ़ रहे थे लोग, और दूसरा सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे लोग। अब यहां पे एक चीज समझनी है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो वर्ल्ड जो है वो आइडियोलॉजी के बेसिस पे दो हिस्सों में बट गए। एक ग्रुप जिसको सोशलिज्म में बिलीव था, वो बढ़ रहा था यूएसएसआर, सोवियत रशिया के अंडर में, उनके नेतृत्व में। और दूसरा जिसको कैपिटलिज्म में इंटरेस्ट था, जिसको लगता था कि कैपिटलिज्म इज द बेस्ट वे फॉर द डेवलपमेंट, इज द ओनली वे फॉर द डेवलपमेंट, वो अपना एक अलग मुहिम शुरू कर रखा था, हेडेड बाय यूएसए। अब दोस्तों, पूरा जो स्थिति है वो ये है कि एक तरफ यूएसएसआर है और एक तरफ यूएसए है। अब इन दोनों में शुरू होगी कोल्ड वॉर। ये कोल्ड वॉर वाज बेस्ड ऑन द लाइंस ऑफ आइडेंटिटी, बेस्ड ऑन द लाइंस ऑफ आइडियोलॉजी। अब उसी दरमियान अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 1945 और 46 के आसपास बहुत सारे देश जो हैं वो आजाद हो रहे थे अपने कॉलोनियल मास्टर्स से। यानी कि अगर आप एक आंख बंद करके पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक तरफ कोल्ड वॉर चल रहा है बिटवीन द टू आइडियोलॉजीज हेडेड बाय यूएसएसआर एंड यूएसए, और दूसरी तरफ डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस चल रहा है दोस्तों। तो यहां पे ये लोग ग्रुप बाजी कर रहे हैं और नए नए वल्नरेबल कंट्रीज जो हैं अपने बुरी स्थिति से निकलकर, मतलब अपने कॉलोनियल मास्टर्स को छोड़कर एक न्यूली डेवलप्ड इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन रही हैं। तो जितने सारे न्यूली इंडिपेंडेंट वल्नरेबल कंट्रीज हैं, उनके ऊपर ये प्रकोप था कि वो किसको ज्वाइन करें, वो रशिया को ज्वाइन करें, यूएसएसआर को ज्वाइन करें या यूएसए को ज्वाइन करें। अब क्योंकि ये वल्नरेबल हैं, इनको ट्वीक करना, इनके सामने चीजों को मैनिपुलेट करके रखना वाज इजी, और इसी जद्दोजहद पर लग गए दोस्तों यूएसएसआर और यूएसए। अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे सब कंट्रीज को, जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है। अब जब ये चल रहा था प्रोसेस, तो यहां पे एक आर्म्स रेस चल रहा था। इसके अलावा स्पेस के ऊपर रेस चल रहा था, कौन कितना इन्वेस्ट करता है, कौन कितना एक दूसरे को ज्यादा पावरफुल, मतलब एक सामने वाले को ज्यादा छोटा, अपने आप को ज्यादा पावर प्रोजेक्शन, जिसको कहते हैं पावर प्रोजेक्शन, चल रहा था। सबको पता था, न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स को, कि सबको उनको पता था कि क्या करें, इनको तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको जरूरत है इन लोगों की। ये लोग जस्ट एक डेवलप हुए हैं एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, और सालों का कॉलोनाइजेशन उनको बहुत भारी पड़ा है, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली। अब उनको मदद की जरूरत है, और मदद देने के लिए दो स्तंभ खड़े हैं आपके सामने, यूएसए और यूएसएसआर। भारत भी कुछ ऐसी स्थिति में आ गया। भारत के सामने भी यह चुनौती थी कि किस ग्रुप को या किस ब्लॉक को ज्वाइन करें। भारत ने दोनों में से किसी को नहीं चुना। भारत ने वहां नॉन अलाइंड रहने का निर्णय लेता है, यानी कि नॉन अलाइंड रहने का निर्णय लेता है। वो दोनों से बेनिफिट्स लेने के लिए खड़ा है, दोनों से दोस्ती करने के लिए खड़ा है, लेकिन किसी का भी आउटराइटली पक्ष नहीं ले रहा है, जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं द लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी। उसे लगता है कि अगर हम न्यूट्रल रहेंगे तो देश हमारा स्टेबल रहेगा। और ये सिद्धांत को देखकर बहुत सारे कंट्रीज ऐसे भी आए जिन्होंने नैम को सपोर्ट किया, नॉन अलाइन मूवमेंट को सपोर्ट किया, रादर देन यूएसए और यूएसएसआर। तो अब जरा पिक्चर को समझिए कि कोल्ड वॉर के दरमियान तीन चीजें आ गई। अब पहले क्या थी? पहले यूएसए और यूएसएसआर थी और डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस था।
अब क्या हो रहा है, यूएसए यूएसएसआर तो है, लेकिन एक तीसरा ब्लॉक सामने आ गया है, वो है नैम। अब बहुत सारे इंडिपेंडेंट न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स को लगता है कि अगर हम नैम में ज्वाइन करेंगे तो वो शायद ज़्यादा बेहतर है। अब ये क्यों लगता है, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या हमें अगर कभी भी सडनली कोई हमें 7 स्टार रेस्टोरेंट में इन्वाइट करे, हम जा सकते हैं? हम थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें वहां से हो सकता है कि उतना अच्छे से ट्रीट ना करें, हम खुद ही अनकंफर्टेबल होंगे, ये सोच सोच कर, इसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम यार के ग्रुप में, अगर हम जैसों के ग्रुप में जाना चाहें तो हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत ओपन रहते हैं, बहुत फ्री रहते हैं। उन्हें भी यही लगा होगा कि नैम जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ दोज कंट्रीज जो भी अभी हाल फिलहाल में इंडिपेंडेंट हुए हैं, और ये इन दोनों में से किसी को भी आउटराइट सपोर्ट नहीं करा, लेकिन दोनों का ये बेनिफिट या लेवरेज लेंगे, तो नैम की तादाद बढ़ती रही। अब तीसरा लेवल आता है दोस्तों, जब कोल्ड वॉर खत्म होता है 1989 में, और जब खत्म होता है तो बहुत ही बुरी स्थिति में एक चीज सामने आती है, और वो है रशिया का फेलियर या यूएसएसआर का फॉल, यानी कि फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल के बाद एक चीज जो है वो पूरी दुनिया में समझ आ गई लोगों को, या समझाया गया लोगों को, कि सोशलिज्म जो है वो एक पॉजिटिव, एक ऐसा फिलॉसफी, एक ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है जो दुनिया को सस्टेन कर सके, क्योंकि वो फेल कर चुके हैं, वो उसी की वजह से जो है बर्लिन वॉल गिर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि कोल्ड वॉर के बाद क्या सोवियत रशिया या सोशलिज्म को जिंदा रखा जा सकता है? तो जवाब यह है कि नहीं। कोल्ड वॉर के एंड के बाद पूरी दुनिया जो है वो यूनिपोलार बन गई, यानी कि बाइपोलर थी पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए यूएसएसआर, फिर हम कह सकते हैं कि ट्राइपोलार जैसी कुछ हो गई, जहां पे नाम भी आया, और फिर ये ट्राइपोलर से फिर यूनिपोलार हो गई, क्योंकि रशिया या यूएसएसआर टूट गया। जब यूएसएसआर टूटा तो यूनिपोलारिटी जो है वो भी सिद्ध हुई, कैपिटलिज्म इज अ बेटर मॉडल, ये भी सिद्ध हुआ, सोशलिज्म इज नॉट सो गुड एज अ प्रैक्टिकल फिलॉसफी, ये भी सिद्ध हुआ। अब सवाल यह आता है कि क्या यूनिपोलर कंट्री को लीड करने वाला लीडर जो कि यूएसए है, क्या उसके सामने नैम एक रुकावट बन रहा है? बिल्कुल। अब यूएसए क्या चाहेगा? यूएसए यही चाहेगा कि नैम के जितने सारे कंट्रीज हैं वो स्लोली यूएसए की ब्लॉक की तरफ आए, यूएसए की सोजरेनिटी को, उसकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करें। अब यहां पे खेल पेचीदा हो जाता है, वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जितने सारे उस समय के इंटरनेशनल इकोनॉमिक बॉडीज थी, उसके अंदर यूएसए की बहुत अच्छी पकड़ थी, सबसे ज्यादा डोनेशंस वहीं से आते थे, तो ऑब्वियसली उसकी ये पावर थी कि वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक मार्केट को मैनिपुलेट कर सके, या रादर मैं कहूं इन्फ्लुएंस कर सके। और देखिए भाग्य चक्र कैसा है, 1989-90s में भारत एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरता है, उसको लोन की जरूरत पड़ती है, और जब लोन की जरूरत पड़ती है तो वो जाते हैं आईएमएफ के पास। आईएमएफ जो कि एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक बॉडी है, विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड रादर डोमिनेटेड बाय यूएसए। यूएसए ऐसे ही एक मौके की तलाश में तो था। जैसे ही भारत आता है, आईएमएफ बोलता है ठीक है हम लोन देंगे, प्रोवाइडेड यू ओपन अप योर मार्केट, यू लिबरेट योर मार्केट, यू सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन, यू सपोर्ट प्राइवेटाइजेशन। इंडिया हैड नो चॉइस। तो इस तरीके से भी भारत को थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म की तरफ मोड़ा गया। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स किए 1991 में, फलस्वरूप हमारी इकोनॉमी वाइड ओपन हो गई। और ये ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। 1980 से ये प्रेशर बनना शुरू हुआ था, राजीव गांधी के समय पे टेलीकम्युनिकेशन आई और स्लोली में ओपन कर रहा था। 1991 में दोस्तों प्रॉपरली एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए। अभी 20-22 साल हो गए हैं एलपीजी रिफॉर्म्स के, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हमने देखा है। अब यहां से इंटरनेशनल रिलेशंस का जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी, यहां से उसका नक्शा बदल जाता है दोस्तों, यहां से नक्शा बदल जाता है। यहां पे यह सवाल किया जा सकता है कि क्या अभी भी नैम रेलेवेंट है, क्या अभी भी नैम रेलेवेंट है? इस तरीके का सवाल यूपीएससी पूछता है। और ये नैम, ये मल्टीपोलर, ये यूनिपोलर, ये ट्राइपोलर, ये बाइपोलर, ये सारी चीजें एक डिटर्मिनिंग फैक्टर बन जाती है जब भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाने में लगता है, बनाने में जुट जाता है। भारत की शुरुआती फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से रही होगी 1947 के बाद, क्योंकि 1947 से पहले जो फॉरेन पॉलिसी थी वो ब्रिटिश इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी, जिसमें सिर्फ अंग्रेज अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे फॉरेन पॉलिसी बना रहे थे। लेकिन 47 के बाद इंडिया पहली बार खुद के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाने की शुरुआत करती है। शुरुआत में नाम से शुरू करती है, उसके बाद 1990s के आसपास इसमें एक फॉरेन पॉलिसी में मेजर चेंज आता है। वो चेंज स्लोली 2000s में, अभी जिस तरह से अभी माहौल है 21st सेंचुरी, यहां पे और ज्यादा ओपन हो जाती है। लेकिन ये जो ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी है, इसके चलते क्या होता है कि जो साउथ एशिया है, ये साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, खास करके चाइना और इंडिया, इतनी ज्यादा तरक्की करते हैं, इतनी ज्यादा ग्रोथ होती है कि अब अमेरिका को खुद डर लगने लगता है। अमेरिका को लगता है कि यार जिनको मैं अपने अंडर लेना चाहता था, देयर वाज अ टाइम जब नाम को तोड़कर नाम के सारे मेंबर्स को यूएसए अपनी तरफ, अपने ब्लॉक की तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ खींचना चाहता था, आज वही लोग काफी ज्यादा तरक्की कर लिए हैं, हमें टक्कर दे रहे हैं।
इसीलिए कहते हैं कि 20th सेंचुरी अगर यूएसए का था तो 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू द एशियन कंट्रीज, बिलोंग टू एशिया, पर्टिकुलरली द एशियन टाइगर्स, इंडिया, चाइना, ड्रैगन, जापान, एक और। तो बात समझने की यह है कि स्लोली मल्टीपोलैरिटी आ गई सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में मल्टीपोलैरिटी। कोई एक पोल जो है वो पूरे दुनिया को डिक्टेट नहीं कर रहा है, मल्टीपल पोल्स हैं जो कि डिक्टेट कर रहे हैं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और ये भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करता है। तो इन पूरे चीजों को दिमाग में रखकर अगर आप इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे तो आपको हर एक पहलू में क्यों नेहरू एरा में फॉरेन पॉलिसी भारत की ऐसी थी, क्यों इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के या पीवी नरसिम्हा राव के गुजराल के डॉक्ट्रिन में क्यों ये डिफरेंसेस आने लगे, क्यों ये चेंजेस आने लगे, आपको समझ आएगा क्योंकि आपको एक स्टोरी पता है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे प्रॉपर्ली एक और इंट्रोडक्शन, अगर एक और आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस करने अबाउट व्हाट इज इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी। नेबरहुड पॉलिसी भारत की कैसे रही, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ट्रांजिशन है दोस्तों, उसमें भी ट्रांजिशन हैं। उसमें ट्रांजिशन कब है, उसमें नेहरू के एरा से लेकर के अप टू मोदी एरा तक बहुत सारे ट्रांजिशन हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखें और उम्मीद करते हैं आपके इस इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन के प्रिपरेशन में ये चैनल कुछ मददगार साबित जरूर हो रहा है, आपको वैल्यू ऐड जरूर कर रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।